जनवरी की सुबह लगभग 7 बजे देवदार की लकड़ी से बना मेरा कमरा, रजाई, कपड़े, किताबें, सब कुछ बिस्तर पर बिखरा पड़ा था। अपने ड्रेसिंग के सामने खड़ा मैं अपनी टाई ठीक कर रहा था कि गति ने नीचे हॉल से आवाज लगाई, अंश तेरा दोस्त आ गया है, उसे बोल 1 मिनट रुकेगा। मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। समीर की काइनेटिक गेट के पास थी, लेकिन वो नहीं। इससे पहले कि मैं वापस पलटता, हे, उसने मुझे चौंका दिया। गुड मॉर्निंग कहकर मैं वापस ड्रेसिंग पर चला गया। यार तू तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगाता है? गति बता रही थी कि आधे घंटे से आईना घेर के खड़ा हुआ है। मतलब 2-4 लड़कियों ने तुझे सो चार्मिंग क्या कह दिया? तू तो। मेरी चाय का कप उठाकर वो खिड़की पर बैठ गया। मैंने उसमें कुछ घूंट पिए थे। आईने के सामने से हटते हुए मैंने उसे बताया, क्या फर्क पड़ता है? उसने एक घूंट भरी और दीवार घड़ी पर नजर मारी। वैसे मुझे लगता है कि आज भी पराग सर हमें देर से पहुंचने पर सजा देने वाले हैं। यूं ही पैरों को हवा में लहराते हुए उसने कुछ देर मुझ पर टकटकी लगाई। वो जाने क्या सोचता रहता था हर किसी के बारे में। वैसे कुछ तो है जो इतना अच्छा दिखता है तू। 11वीं में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 12वीं क्लास की लड़कियां भी तुझे तकती है। तुझे घमंड है खुद पर, है ना? उसकी बक बक पर ध्यान दिए बिना ही मैं तैयार हुआ। आदत हो गई थी। तू चल रहा है? पूछते हुए मैं बाहर आ गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, तू मॉडलिंग में किस्मत क्यों नहीं आजमाता? अब तो अंडर 18 का भी बहुत स्कोप है। मां जाने देगी, उन्हें तो मेरा स्केचिंग करना तक पसंद नहीं। पिताजी के अचानक देहांत के कुछ साल बाद तक मैंने और मेरे परिवार ने जो दिन काटे थे, वो मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। वो वक्त जहां अंश की नींव पड़ी। मेरी उम्र वहां तक पहुंची थी जहां इंसान के व्यक्तित्व का ढांचा तैयार होता है, जहां वह दुनिया को समझने की कोशिश करता है। और जितना मैं इस दुनिया को समझ सका, ये एक ऐसी जगह है जहां या तो आप खुद खुश रह सकते हैं या फिर समाज को खुश रख सकते हैं। जब तक पिताजी जिंदा थे, हमारा बचपन सुकून और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन उनकी मौत के साथ, क्योंकि सारे रिश्तेदार भी मर गए, इसलिए मां को खुद ही खड़ा होना पड़ा हमारी जिम्मेदारी उठाने के लिए। घर मां की नौकरी से चलता था। उनको पापा के बाद उनके विभाग में नौकरी मिली थी, लोअर डिवीजन क्लर्क की। उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा काफी समय तक उनके सीनियर मैनेजर को जाता रहा, जिसकी सिफारिश ने मां को ये नौकरी दिलाने में मदद की। शिमला जैसी छोटी सी जगह पर बहुत छोटी उम्र में मैंने लोगों की छोटी सोच का एक छोटा सा नमूना देख लिया था। समझ गया था कि दुनिया में हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। लोगों की भलाई ही क्या, उनकी बुराई तक मुफ्त में नहीं मिलती। तभी तो मेरी मां को दिन रात मेहनत करनी पड़ी हमें पालने और अपनी नौकरी को लेकर लोगों के दिलों में सवाल पैदा करने के लिए। समझ चुका था कि किसी भी तरह की सफाई देने से दुनिया की सोच आपके लिए साफ नहीं हो जाती। आप क्या हैं और क्यों हैं, ये सिर्फ आप और सिर्फ आप ही की परेशानी है। इसलिए मैंने अपनी मां के अलावा किसी और को कभी ये अधिकार नहीं दिया कि मुझसे कोई सवाल कर सके। मेरे अपनों के दायरे में मेरी मां, 2 छोटी बहनें रेनू और गति के अलावा कुछ चुनिंदा दोस्त आते थे। बस यही मेरी दुनिया थी। स्कूल की पार्किंग में कैनेटिक खड़ी करते हुए समीर ने पिछले दिन के समाचार सुनाने शुरू कर दिए। मैं पिछले दिन स्कूल नहीं गया था। कल 2 नए चेहरे आए हैं क्लास में। फाइनल्स होने वाले हैं। अब अजरज था। हाँ, बाप की पहुंच हो तो एग्जाम के दिन भी दाखिला करा ले, उसमें दिक्कत क्या है? उसने व्यंग्य के लहजे में कहा। पता है, उनमें से एक तो अच्छी भली दिखती है, लेकिन जो दूसरी है ना, उसकी सहेली, उसे देख ले तो मुंह कड़वा हो जाता है। मैंने उसका बना हुआ मुंह देखा। क्यों? पता नहीं यार, क्या खा के आती है? हमेशा मुंह चढ़ा रहता है उसका। क्या नाम है उन दोनों का? एक तो प्रीति है और दूसरी का पता नहीं। समीर ने याद करने की कोशिश की। ये जिसका नाम पता नहीं, उसी को देखकर मुंह कड़वा होता होगा। मैंने जरा ठहर कर पूछा। हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? बस अस्यूम कर लिया। अगर उस लड़की को देखकर समीर का मुंह कड़वा ना हुआ होता
तो वो अब तक उस लड़की का नाम, फोन नंबर सब रट चुका होता। समीर मेरा अच्छा दोस्त था, और सिर्फ दोस्त ही नहीं, पड़ोसी भी। बहुत अच्छी दोस्ती होने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। वो एक अच्छे भले घराने का बेहद बातूनी लड़का था, जिसने कभी कोई मुश्किल वक्त देखा ही नहीं था, जो कोई मौका हाथ से निकलने नहीं देता था अपने पैसों और रुतबे के दिखावे का, खासतौर पर लड़कियों के सामने। और मैं उतना ही शांत, इतना अंतर्मुखी कि लोगों को शर्मिला लगता था। समीर लड़कियों के पीछे भागता था और मैं उनसे दूर। मेरे लगभग सारे दोस्तों की खास दोस्त थी, लेकिन मेरी नहीं, जबकि सबसे ज्यादा लड़कियां मुझे पसंद करती थी। ठीक से तो मैं खुद भी नहीं जानता था कि वजह क्या थी, लेकिन शायद मेरे घर के हालात मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते थे, या शायद लड़कियों पर खर्च करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, या शायद मेरे लिए किसी का प्यार, कोई रिश्ता वक्त काटने का जरिया नहीं था। मैंने कभी कोशिश नहीं की किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचूं, लेकिन फिर भी मैं काफी मशहूर था स्कूल की लड़कियों के बीच। हम रोज की तरह देर से परिसर पहुंचे थे। बैग कॉरिडोर में ही छोड़कर हमें प्रार्थना स्थल की तरफ जाना था। कुछ और भी थे जो हमारी तरह वक्त के पाबंद नहीं थे। हम उन्हीं की भीड़ के बीच खुद को छुपाकर प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे कि अचानक समीर ने बड़े चुपके से एक लड़की की तरफ उंगली उठाई। अरे देख, यही है प्रीति पुंडीर, बड़े अमीर बाप की औलाद है। उसे कनखियों से देखते हुए समीर मेरे कान के पास बड़बड़ाया। मैंने एक लापरवाह सी नजर उस पर डाली। अच्छा है। अनायासी समीर का मुस्कुराता खिला सा चेहरा सुन्न रह गया। तेरे लिए कुछ बुरा होता है? समीर ने बातें करते हुए प्रीति की तरफ इशारा किया था, जिसकी वजह से उसने हम पर ध्यान दिया, और फिर उसका ध्यान हमेशा हमारी ही तरफ रहा। प्रीति वाकई अच्छी लड़की थी। कुछ ही दिनों में वो कक्षा की सबसे पसंद की जाने वाली लड़कियों में थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे कभी किसी का आकर्षण नहीं हुआ था। सारी लड़कियां एक जैसी ही दिखती थी। हाँ, मगर उसमें एक खास बात थी। भूरे रेशमी बालों की एक ऊंची पोनीटेल, घोड़े की पूंछ जैसी बिल्कुल सीधी। बस यही था जो औरों से अलग था। करीब महीने भर तक मेरी प्रीति से कोई खास बात भी नहीं हुई। उसकी नर्म नजरें, उसकी दबी सी मुस्कुराहटें मुझे तो ना छू सकी, मगर हाँ, किसी और को छू गई। जल्द ही समीर ने मुझे बताया कि वो प्रीति को चाहने लगा है, मगर अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा। सारे दोस्त उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो अपने मन की बात प्रीति के आगे रखता। आखिरकार एक सुबह मैं, मनोज और समीर बास्केटबॉल कोर्ट की रेलिंग से टिक कर खड़े थे। कभी स्कूल वक्त से पहुंच जाते तो यहां धूप सेकने के बहाने लगभग सभी जवान बच्चों को एक दूसरे को देखने का मौका भी मिल जाता था। मनोज और समीर अब तक यहां खड़े होते थे बाकी लड़कियों को देखने के लिए, मगर अब दोनों की नजरें एक को ही देखती थी, जो थी प्रीति। मनोज ने तो बिना लड़े ही उस दिन हार मान ली थी जब प्रीति ने बात बात में उसे भाई कह दिया था। बस एक समीर का दिल अब तक इस तरह टूटा नहीं था। ऐसा हो, उससे पहले ही वो अपने जज्बातों का इजहार करने वाला था। उस सुबह उसने बड़े नाटकीय तौर पर अपने कोट की जेब से लाल गुलाब निकाला। यार अंश, आज कह दूं? उस गुलाब की कली को चूमते हुए उसने पूछा। हम बोर हो गए हैं तेरी ये लाइन सुन सुनकर। कहेगा कब? मैंने पूछा। आज बस पक्का है मेरी तरफ से, स्कूल आने दे। उसका चेहरा एक तरफ उम्मीद और खुशी से झिलमिला रहा था, और दूसरी तरफ थोड़ी बेचैनी भी उसके चेहरे पर दिख रही थी। शायद उसे उम्मीद कम थी, या शायद बहुत ज्यादा। थोड़ी देर में प्रीति हमारे सामने से होती हुई कक्षा की तरफ चली गई और समीर चल पड़ा उसके पीछे। कक्षा से पहले जो कॉरिडोर था वो उसे वही रोककर गुलाब देने वाला था। वो खींच-तान कर मनोज को भी अपने साथ ले गया ताकि आखिर में उसका साहस ना बोल जाए। मुझे यकीन हो गया कि या तो आज वो जरूर कुछ कहकर आएगा या फिर सुनकर। प्रीति को देखकर तो हमेशा ही ये लगा कि वह मुझे देखती थी। मैंने ये बात किसी से कही नहीं थी, समीर से भी नहीं, लेकिन उस रोज लगा कि कह ही देना चाहिए था। कुछ 2 मिनट में ही समीर हाथ में दूसरा गुलाब लेकर वापस आता दिखाई दिया।
मनोज उसके पीछे सिर झुकाए चलते हुए मर मर कर हंस रहा था। मैं भी हैरान हो गया। एक बार को लगा जैसे मैंने प्रीति को लेकर कोई गलत अंदाजा लगा लिया। हो सकता है वो मुझे नहीं, समीर को देखती थी, क्योंकि ये वाकई वो गुलाब नहीं था। वो मेरे पास पहुंचे तो क्या बात है, उसके हाथों से गुलाब लेकर मैंने शाबाशी के लहजे में कहा। समीर का मुंह और चढ़ गया। इसे क्या हुआ? मैंने मनोज से पूछा। इसे तो खुश होना चाहिए कि प्रीति ने इसे फूल दिया। मनोज समीर को किनारे धकेलता हुआ हमारे बीच खड़ा हुआ। हां, बिल्कुल उसी ने दिया इसे। मनोज की हंसी संभाले नहीं संभल रही थी। मैं समझ गया कहीं कुछ तो गलत है। क्या हुआ समीर? मैंने उसकी ओर देखा। मैं बता दूं क्या हुआ वहां? मनोज ने समीर को चिढ़ाते हुए पूछा। Whatever। समीर ने बालों को झटकते हुए बड़े ही लापरवाह लहजे में कहा और रेलिंग पर झुक कर खड़ा हो गया। अब मेरी नजरें मनोज पर थी। उसने बोलना शुरू किया। अरे, ये ना फूल लेकर प्रीति के पास गया, उसकी तरफ गुलाब बढ़ाया और ये कुछ कहता उससे पहले ही प्रीति ने गुलाब ले लिया और ये फूल इसे पकड़ा दिया और कहा कि ये फूल मेरी तरफ से अंश को दे देना। मैं तो वही गिर गया था अंश। मनोज वाकई हंसते हंसते जमीन पर बैठ गया। ओ माय गॉड, मेरे मुंह से निकला। चाहते हुए भी मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। काफी देर तक हम दोनों समीर पर हंसते रहे, फिर कक्षा में आ गए। उस दिन मुझे समीर में कुछ बदलाव महसूस हुआ और साथ ही प्रीति में भी। दोनों ही मुझसे कतराने लगे थे। दोनों की ही मुस्कुराहटें जरूरत से ज्यादा फैली हुई थी, लेकिन समीर की मुस्कुराहट में दबी सी घुटन थी और प्रीति की मुस्कुराहटें जैसे दिल से निकल रही थी। वो जरूरत से ज्यादा शर्मा रही थी। मेरे सामने आते ही उसका चेहरा सुर्ख हो जाता था। बहुत कोशिश की, कई अंदाजे लगाए मैंने, लेकिन आखिर में मेरे पास एक ही रास्ता बचा और वह था समीर से बात करना। अब तो वही कुछ बता सकता था। एक दोपहर छुट्टी के बाद हम सब लड़के बास्केटबॉल कोर्ट में जमा थे। मुझे बातों को घुमाकर पूछना आता ही नहीं था और काफी दिन हो चुके थे उस गुलाब वाले हादसे को। अब मुझे देखकर प्रीति के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहटें पूरी क्लास में बिखरने लगी थी। अब प्रीति से पूछने का तो मतलब ही नहीं था, इसलिए मैंने समीर को ही पकड़ा और उसके वही जवाब थे जिनका मुझे अंदाजा तक नहीं था। हाथों से बॉल को जमीन पर टकराते हुए समीर ने कुछ वक्त लिया जुबान खोलने में। उस दिन गुलाब लेते हुए प्रीति ने पूछा कि ये अंश ने दिया है ना? बड़ी खुशी थी उसे कि गुलाब तेरी तरफ से है। उस रोज पहली बार समीर के अंदर खुद को लेकर एक चिढ़ देखी मैंने। मैं उस बारे में उससे बात करता, मगर उस वक्त जरूरी कुछ और था। तो क्या? वो झल्ला गया। क्यों कोई लड़की ऐसा चाहेगी? क्यों वो फूल लेते हुए मुस्कुराएगी मानो वो इसी इंतजार में थी? हालांकि मुझे कुछ कुछ समझ तो आ रहा था, मगर ऊब जाने के तौर पर गहरी सांस छोड़ते हुए, वो तुझे पसंद करती है अंश, और क्या? मैं समझा नहीं समीर। मेरी छाती पर तर्जनी का पोर टिकाते हुए, और मुझे यकीन है कि तुझे ये पता था अंश, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं। मेरी नजरें अपने आप कतरा गई और उसे उसका जवाब मिल गया। तू सब जानता था अंश, और तूने मुझे जाने दिया उसे प्रपोज करने के लिए, जलील होने के लिए। मनोज दूर से हम दोनों को देख रहा था। समीर की नाराजगी और हमारी बेहद संगीन बातचीत सुनने के लिए वह बीच में चला आया। क्या हुआ? उसने आते ही सवाल किया, जिसे न समीर ने सुना और न मैंने। मुझे सिर्फ ये बता कि तूने उसे क्या कहा। मैंने समीर से पूछा। मैंने कहा कि वो रुक गया। तूने कहा कि मैं इंतजार कर रहा था। मैंने कहा हाँ, ये अंश की तरफ से है। मैंने दूसरी तरफ देखते हुए अपना सिर पकड़ लिया। तो और क्या कहता? क्लास में ये सब पता चलता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी? बॉल उछालते हुए समीर लड़कों की भीड़ में जा मिला। मनोज दोबारा हंसते हुए जमीन पर बैठ गया, लेकिन इस बार उसका निशाना मैं था। कुछ देर को तो जैसे समझ ही ना सका कि ये क्या हो गया और इसका हल क्या हो सकता है। फिर मैं समीर के पीछे गया।
वो बॉल उछालते हुए जा रहा था कि मैंने बॉल उसके हाथ से लपक ली। तू प्रीति को सब कुछ साफ कर रहा है, कम से कम मुझे लेकर। कब और कैसे ये तू खुद सोच लेना, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ पलों को मुझे तकने के बाद, मैं कोशिश करूंगा, समीर ने बस कह दिया। दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं अपनी नई कहानी फ्लर्ट के साथ। ये कोई भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि शिमला के एक छोटे से परिवार से निकलकर मॉडल बने अंश की कहानी है, जो एक खूबसूरत नौजवान है और उसे अपने व्यक्तित्व के चलते कई जगह गलत साबित होना पड़ता है। साथ ही वो कैसे एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई में अपनी जगह बनाता है, उसके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं और उसे कितने समझौते करने पड़ते हैं एक मुकाम को हासिल करने के लिए। प्यार, लालच, वासना और धोखेबाजी की कहानी है फ्लर्ट। ये कहानी भी अमेज़न पर किताब के रूप में उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया गया है।